के लिए मिशन पश्चिमी यूपी सभी दलों के लिए बेहद खास है और यही वजह है कि आज सभी दल पश्चिमी यूपी के किसानों और जाटलैंड को साधने में लगे हैं। सीएम योगी जहां लगातार पश्चिमी यूपी के जिलों का दौरा कर रहे हैं, तो 2 दिन से मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर के दौरे भी उन्होंने किए। आज अखिलेश यादव भी नोएडा आए। 10 साल बाद नोएडा के मिथक को तोड़ा। हालांकि 2012 के बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यहां एक रैली जरूर की थी, लेकिन 10 साल बाद वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करने नोएडा पहुंचे और इसी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल यही, योगी के पीछे पीछे क्यों अखिलेश? पश्चिम के गढ़ में योगी वर्सेस अखिलेश, आज इसी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। मिशन पश्चिमी यूपी पर सीएम योगी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर का दौरा। लखनऊ में राजनाथ सिंह की शहर वासियों को सौगात। एक हमारी केंद्र की सरकार और दूसरी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में यहां काम कर रही है। और मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वह दिन दूर नहीं है कि हमारा यह उत्तर प्रदेश न्यू जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हिंदुस्तान के सभी राज्यों में आगे होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। नोएडा आए अखिलेश, तोड़ा 10 साल पुराना मिथक। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चोरी डकैती रुक नहीं रही है। इतने बड़े पैमाने पर चोरी डकैती हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पता ही नहीं मंत्री कौन बन गया, और अगर मंत्री बन भी गए तो मंत्रियों ने किसके ट्रांसफर कर दिए किसी को नहीं पता। अखिलेश के नोएडा दौरे पर बीजेपी का करारा वार। नहीं गए वहाँ पर, आज भी जाना शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है, क्या दिखता है? ये तो अखिलेश जी से पूछना चाहिए। लेकिन वो नोएडा जाएं या ना जाएं, लेकिन सपा आएगी नहीं। मोदी जी की आप दिनचर्या, एक दिन छुट्टी नहीं है जी। आज भी गुजरात गए, 1 घंटे छुट्टी नहीं है, पूरे समय काम कर रहे हैं। अखिलेश जी कहाँ जी? चौधरी साहब कहाँ है? हमारे बड़ी बहन कहाँ है हमारी? ये लोग चुनाव में दिखाई देंगे आपको। जैसे बरसाती मेंढक आते हैं ना जी, कभी कभी जब बरसात होती है तो मेंढकों का क्या होता है, तो उनकी उपस्थिति उसी रूप में। नोएडा का मिथक, निशाने पर अखिलेश यादव। अंधविश्वास को भी हम लोगों ने तोड़ा है। मेरा ये मानना है, अखिलेश जी अब कहीं भी जाए, उनको सत्ता में पुनर्वापसी होने वाली नहीं है। वो नोएडा जाए चाहे बनारस जाए, मेरा ये मानना है कि पहले वो अपने दल को ही संभाल लें, यही बहुत बड़ी बात है। जब ये मुख्यमंत्री थे, लोग कहते रहे कि नोएडा भी हो आइए, विकास कार्यों का अवलोकन कराइए, नहीं गए। एक अंधविश्वास के तहत नहीं गए, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब इतनी उनसे आग्रह है कि वह उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो नोएडा में जाएं और विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध सिंहनाद करें, और जहां भ्रष्टाचार दिखे वहीं धरने पर बैठें। मिशन पश्चिमी यूपी पर कांग्रेस का बीजेपी पर वार। अब भाजपा के पास विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर कुछ बताने को नहीं है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का दौरा करा रहे हैं। लेकिन इस बार जनता मुद्दों पर वोट करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण पर। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुभाषपा प्रवक्ता दयाराम भार्गव हमारे साथ हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। विस्तार से चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में। एसएन सिंह जी, ये बताइए, पीछे पीछे है अखिलेश यादव, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी, और 10 साल के बाद मिथक को तोड़कर नोएडा पहुंचे अखिलेश यादव, और बड़ा गर्मजोशी से स्वागत कार्यकर्ताओं ने उनका यहां पर किया है। देखिए आस्था जी, एक तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अखिलेश यादव जी आए हैं। फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जब हम लोग देखे तो ये हुआ कि अखिलेश यादव जी हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। अरे भाई, आप निगेटिव जोन में नोएडा को डाल दिए थे और यहाँ की तरफ आप रुख ही नहीं करते थे। जब आप मुख्यमंत्री थे, कुछ देने की हैसियत में थे, तब आप नोएडा नहीं आए। और जब यहाँ रैपिड रेल बन रही है, यहाँ बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आ रहा है, 150 गाँव को लेकर एक मेगा सिटी
ग्रीन सिटी बसाई जा रही है, आज विकास के कार्य हो रहे हैं, तब आप आ रहे हैं। तो क्या जनता को आप मूर्ख समझते हैं? हर समय नींद से जगकर कभी चुनाव में खड़े हो जाएंगे, कभी 10 साल बाद इस तरह से आएंगे, तो आपको 30 सेकंड कौन पूरे स्वीकारता है? आगे आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे, लेकिन अनुराग जी 30 सेकंड में बताइए, आखिरकार नोएडा आना पड़ा आपको? बार बार वो मिथक वाला प्रश्न आपका पीछा नहीं छोड़ रहा था। मुझे भारतीय जनता पार्टी के पास अब काम गिनाने के लिए बचा नहीं है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े इधर उधर घूम रहे हैं। अगर काम किया होता तो कम से कम मंच पे खड़े होकर काम गिना रहे होते कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया, नोएडा में क्या काम किया या पूरे उत्तर प्रदेश में क्या काम किया। ये काम करने वाले लोग नहीं, ये दुनिया की जनता का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। मैं तो सीधा बात करता हूं कि आपने महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हेल्थ के लिए या किस तरह से यहाँ पे बुजुर्गों की मदद के लिए आपने क्या किया बताइए। आपने गांव के विकास के लिए क्या किया बताइए। आप शिक्षा में आपने क्या किया बताइए। आपने यहाँ पे एजुकेशन के लिए क्या नए नए कॉलेज स्कूल लेके आए बताइए। आप बताइए। ठीक है अनुराग जी, समय खत्म, 30 सेकंड फिलहाल पूरे, आगे विस्तार से आपसे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अब वक्त है दयाराम भार्गव जी, सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे बीच में है। 30 सेकंड में ये बताइए, अभी तक तो पूर्वांचल के लिए कहा जाता रहा है कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस पूर्वांचल पर रहता है, चाहे वहां विकास योजनाओं की बात हो, चाहे सीटों का नंबर हो, वहां ज्यादा, इसीलिए फोकस वहां रहता है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अब अचानक सियासी पार्टियों को समझ आ रहा है कि पश्चिमी यूपी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आपकी पार्टी का तो वर्चस्व पूर्वांचल तक ही सिमटा हुआ है। 30 सेकंड। आप सुन पा रहे हैं दयाराम भार्गव जी? लग रहा है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, उसको ठीक कीजिए पीसीआर। तब तक रुक करते हैं मनीष गुप्ता का। मनीष गुप्ता जी, ये हुआ क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, योगी जी आगे आगे, अखिलेश जी पीछे पीछे, 10 साल बाद आए अखिलेश यादव यहां पर। देखिए, अखिलेश यादव जी के मन में ये अंधविश्वास तो था, पर अब उन्हें लगा जब योगी जी ने इस मिथक को तोड़ ही दिया है तो क्यों ना चलें, तो ऐसे में वो आ गए हैं। खैर, इसको इस बात से भी जोड़ा जाना चाहिए कि उनके दौरे का मुख्यमंत्री जी के दौरे से कोई कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इन सबके प्लान अपने अपने होते हैं और कोई कनेक्ट नहीं करता। ये चांस की बात है कि अखिलेश जी का दौरा योगी आदित्यनाथ जी के दौरे के बाद है। हाँ, फर्क क्या है? फर्क ये, जिस तरीके से एक जाट नेता को आपने प्रदेश की बागडोर बीजेपी में दे दी। फिलहाल 30 सेकंड पूरे, आगे विस्तार से इसका विश्लेषण हम आपसे जानेंगे और भी हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दयाराम भार्गव जी, क्योंकि आपका वक्तव्य रह गया है, आप तक आवाज पहुंच रही है अब मेरी? लगता है आवाज नहीं जा रही है, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एसएन सिंह जी, गिनवाने के लिए कुछ नहीं है सरकार के पास, जैसे सपा कह रही है, और इसीलिए इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं, और मिथक, अखिलेश जी नोएडा क्यों आए, ऐसे हमले आपको करने पड़ रहे हैं। देखिए, विरोधी को गिनवाना भी नहीं चाहिए। हालांकि जनता के बीच में चुनाव के समय 2022 में हम गए थे गिनवाने के लिए, और जनता ने हमारे कार्यों पे भरोसा किया, फिर भी हम इनको नोएडा के बगल का ही बतला दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आज कहां बन रहा है? नोएडा में बन रहा है। रैपिड रेल कहां बन रही है? मेरठ से लेकर गाजियाबाद होते दिल्ली तक के बगल में ही बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर यहीं शुरू हो रहा है। और जितने मेडिकल कॉलेज, जिस पे वो कह रहे थे 59 जिलों में जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, मैं तो ये कहूंगा इनको तकलीफ जानते हैं किस बात का हो रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कई चीजों को तो खुद भदौरिया जी कहते हैं कि भाई इतना पैसा ले जाकर ये लोग काशी में क्यों फूंक दिए, काशी का तो बहुत बड़ा विकास कर दिए, और इतना ज्यादा बहुत भव्य कुंभ करा दिए, उसकी क्या आवश्यकता थी। इन चीजों को ये लोग स्वीकारते हैं, चूंकि दबे मन से अब कहें कि हम जो कार्य किए हैं, हमने आवास देने का कार्य किया, हमने विकास का कार्य किया, महिलाओं को सुरक्षा देने का कार्य किया, हमारे समय में राशन, शासन और अनुशासन, उसको लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमको स्वीकारा। चूंकि ये लोग कार्य नहीं। बात आ गई अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहली बात तो ये कि एसएन सिंह ने वो काम गिनवाए जो आप पूछ रहे थे, किया क्या है, और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि 2024 की तैयारी है भाजपा की। आप देखिए, राजनाथ सिंह, तमाम जो सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमना शुरू हो गए हैं, परियोजनाओं का रिपोर्ट कार्ड बनना शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री आवास में कितने घर बने उसका मुआयना मुख्यमंत्री ने किया है, स्वास्थ्य सेवाओं को देख रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि क्या काम किया है, वहां 24 के लिए रिपोर्ट कार्ड बन रहा है। सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए भाई, पहले सवाल तो खत्म होने दीजिए अनुराग जी, उसके बाद आप खुद ही चुप नहीं होंगे। सवाल आपका हमसे लंबा रहता है, इसलिए मुझे पता है, क्योंकि आपको बीजेपी की बैटिंग करनी होती है, 4 बीजेपी की प्रवक्ता नहीं, आपको बार बार खुद ही हिट विकेट होना होता है, आप चुप ही नहीं होंगे उसके बाद। सवाल तो सुन लिया करिए। मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। बोल लूं?
मैंने आपसे पूछा काम गिनाए, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, नाम नहीं बता पाए। मैंने पूछा कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, नाम नहीं गिना पाए। मैंने पूछा कौन सा आपने, अरे मैं तो गिना रहा हूँ, आ जाइए गोरखपुर में आ जाइए, एम्स दिखा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज क्यों एम्स दिखा रहे हैं? तो चलो आप डिस्पेंसरी बता दो कौन सी आपने बनाई। आपने एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश की जो 4 दिन में ही, उद्घाटन के 4 दिन में धंस गया। अरे भदौरिया जी, भदौरिया जी, आपका तो 100 मीटर धंस गया था भदौरिया जी, आप भूल गए हैं। और सुनिए, जब कार्य करता है आदमी तो गलती होती है थोड़ी बहुत कमी, लेकिन आपकी तरह नहीं होती है। 36,000 करोड़ रुपया सफाई में खर्च देते हैं जिसका हिसाब ही नहीं देते हैं। 300 करोड़ रुपया नाच गाने में खर्च करके बोलिए आप लोग, जनता नहीं जानती है। आज बाय सहाय करने से कुछ एक एक करके बोलिए आप लोग। सहाय तो आप कितने दिन से कर रहे हैं? अनुराग जी, ये गलत ट्रेंड शुरू किया है आपने। लगातार आप बोलेंगे तो सभी पैनलिस्ट लगातार बोलेंगे, किसी की बात करने नहीं हो पाएगी। मैं किसी के बीच में कहाँ बोला था आस्था जी? आपको तो बीजेपी की बैटिंग करनी है, तब तो अकेले। अनुराग जी, आप एक एक पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं, कम से कम आप तो ये बात मत कहिए। पे नहीं रखा। रोज आपको डिबेट में लोग देखते हैं कि आप अपनी बारी में बोलते हैं, उसके बाद हर पैनलिस्ट के पीछे बोलते हैं। एसएन सिंह, बात पूरी होने दीजिए, रुक जाइए एसएन सिंह जी, बात पूरी होने दीजिए। बोलिए अनुराग जी, ठीक है 20 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद जवाब शांति से सुनेंगे आप। पूछा, सुन लीजिए, मैंने इनसे पूछा कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया, नहीं बता पाए। मैंने बोला कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, नहीं बता पाए। मैंने कहा कौन से स्कूल बनाए, नहीं बता पाए। इन्होंने बच्चों के साथ मोजे, जूते, बैग, मिड डे का क्या इन्होंने बनाया 1200 रुपए। 1200 में जूते भी दे देंगे, ड्रेस भी हो जाएगी, किताबें भी हो जाएंगी, बैग भी हो जाएगा, टिफिन भी हो जाएगा। ये है इनका। और इनकी और पूछ रहे इनके विधायक और इनके मंत्री पे कितना खर्चा होता है, और एक बच्चे के एजुकेशन के लिए 1200 रुपए, शर्म में नहीं आती है। चलिए ठीक है, कौन सा बनाए बता दीजिए। 20 सेकंड पूरे। अनुराग जी ठीक है, बात आ गई आपकी। आपने सवाल उठाया, नहीं आपने सवाल उठाया कि यूनिफॉर्म, मिड डे मील और किताबें, क्या इसके लिए 1200 रुपए सफिशिएंट है? नहीं, अब इस पे स्पष्ट जवाब आने दीजिए, क्योंकि सरकार का अपना दावा है। ठीक है, अब इस पर जवाब देंगे एसएन सिंह। बताइए उस 1200 रुपए में क्या क्या है, क्या क्या है 1200 रुपए में? एक निर्धन परिवार के लिए क्या मायने रखता है वो 1200 रुपए जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है? इसलिए हम लोगों ने एक योजना बनाई कि डायरेक्ट उसके खाते में जाए, क्योंकि विकास अनुराग जी, अब जवाब सुनिए शांति से। हर जिले में इनके लोगों को ठेका मिल गया था और कमाने का कार्य करते थे। इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज कहाँ बनाए, आ जाइए, देवरिया में मेडिकल कॉलेज बना है, और बलिया में मेडिकल कॉलेज बना, सहारनपुर में बना, आजमगढ़ में बना। हम तो 59 जगह गिना रहे हैं। हम तो आपको कह रहे हैं एम्स में भी आ जाइए, गोरखपुर में आपको दवा करा दे रहे हैं, आप उसको नहीं मान रहे हैं। विश्वविद्यालय हमने बनवाया, इसी स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को लेकर बनवाया। चूंकि आपको मानना नहीं है, आपके समय में जो कार्य होता था वो कार्य भारतीय जनता पार्टी थोड़े न करेगी। एक गैंग को छूट देकर गैंग को कमाना और बाद में चुनाव के समय उससे मदद लेना। आज रैपिड रेल तो बगल में बन रहा है, मैं कह रहा हूं आप चुनौती देकर, आपको गिना तो रहा हूं, आप उसको मानिए, स्वीकारिए। और नहीं भी स्वीकारेंगे तो जनता तो स्वीकार रही है। डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके बगल में बन रहा है, आगे आप बढ़िए। आपने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस नियति से भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया उस नियति से आपने नहीं बनवाया। आपके समय तो सबके ऊपर आरोप लग गया, डीएम से लेकर बाकी नीचे तक की सभी एक जाति धर्म के लोगों को जमीन पहले ही आवंटित करके पैसा कमाने का कार्य आपने किया। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य करती है, पारदर्शी काम करती है, ईमानदारी से कार्य करती है, और प्रदेश के जनता को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है। झूठे लोगों पे भरोसा नहीं है, जो हत्या, अपहरण, झूठे मुकदमे लिखवाने, लोगों को उठा ले जाना, इस तरह के कार्य करते थे। इसी नोएडा में रोज गैंगवारी होता था, बंदूकें तड़तड़ाती थी। अब क्यों नहीं हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आपने बड़े दावे किए हैं कि क्या क्या आपने पश्चिमी यूपी में किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में किया है। अनुराग जी, इसका काउंटर जवाब, हाँ इसका काउंटर जवाब उसके बाद में मनीष गुप्ता का रुख करूंगा। हाँ बिल्कुल बोलने दूंगी, आप पैनलिस्ट के पीछे मत बोलिए। नहीं, पैनलिस्ट के पीछे बोलेंगे तो मैं रोकूंगी। चुप बैठ जाती है। नहीं, आप दूसरे पैनलिस्ट की बात आने नहीं देना चाहते, सवाल उठाकर सिर्फ शोर मचा देते हैं आप। बीजेपी की बैटिंग कर ली आपने, सुन लीजिए, आप मेरी बात आप अपना भी ध्यान रखिए, क्यों हिट विकेट आउट हो रहे हैं बार बार हर चुनाव में। बोलने दीजिए, आप मुझसे लड़ेंगी, बोलने देंगी। मैंने कहा कि इन्होंने बोला एम्स बनाया गोरखपुर में। गोरखपुर में समाजवादी की देन, इनका क्या है गोरखपुर में एम्स का? गोरखपुर बीआरडी कॉलेज है, वो भी समाजवादी ने सारे इमरजेंसी से लेके सारे बेड उसका मॉडिफिकेशन कराया। इनका क्या है उसमें? ये आजमगढ़ की बात, आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज हमने दिया, जौनपुर मेडिकल कॉलेज हमने दिया, बदायूं का हमने दिया, मैनपुरी का हमने दिया, जौनपुर का हमने दिया, लखनऊ में हमने बनवाया। इनका क्या है? तो अनुराग जी वोट क्यों नहीं मिले फिर? एक इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बनाने की कोशिश की थी बुंदेलखंड, वो भी धंस गया 4 दिन में।
हमारा एक्सप्रेस वे देखिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे डंके की चोट पे खड़ा है। बोले दीजिए, अभी ठीक मत कीजिए, उनको तो बोलने दे रही थी, मैं बोल रहा हूँ तो ठीक कर रही। मैंने 20 सेकंड खत्म करिए। दयाराम भार्गव जी पैच हो गए, वो एक बार भी नहीं बोले हैं। डंडा दिखा रहे हैं क्या दयाराम भार्गव जी? किसको डंडा दिखा रहे हैं? कमाई को ले जाकर सैफई में नाच गाने उड़ा दे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और आपकी सरकार में गोरखपुर में जो जमीन दिया गया था उस पर निर्माण कार्य ही नहीं शुरू कर रहे थे। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए एसएन सिंह जी। इनकी नाकामी की वजह से जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे, जिसकी नाकामी की वजह से यहाँ पे लाखों लोगों की मौतें हुई। ठीक है अनुराग जी, इस सब पर आप लोग चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव में सारे मुद्दे उठा चुके हैं। 20,000 बच्चे गोरखपुर में मर जाते हैं। पार्टी के काउंटर जवाब दे चुके हैं, 20,000 बच्चे मर आप काउंटर जवाब दे चुके हैं इसका एसएन सिंह। दयाराम भार्गव जी आप अभी जुड़े हैं, बताइए आपका पक्ष पूर्वांचल पर अभी तक फोकस रहता था, आपकी पार्टी भी पूर्वांचल से ही ओरिएंटेड है, वही आसपास प्रभाव है आपका, मऊ आसपास के जिले गोरखपुर, लेकिन आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री और यहां तक कि अखिलेश यादव भी दौरे कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है 2024 के लिए जो रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है इस बार पश्चिम से रहने वाला है। आप कहां हैं? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 26 सितंबर से उत्तर प्रदेश के 75 दिनों में जो है सावधान यात्रा करने जा रही है और पार्टी की नीतियों को हम स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, मैं लेट जुड़ा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी रही हो। हमारे अनुराग भदौरिया जी बेधारा प्रभाव बोलते रहते हैं लेकिन सुनते नहीं है। मैं आज जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से आस्था जी कि हमको बताएं, यही पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने कहा था जो गौतम बुद्ध नगर जाता है उसकी जो है कुर्सी चली जाती है। लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने नोएडा में और गौतम बुद्ध नगर में आकर उस कारवा को दूर किया और ये लोग झाड़ फूक के करने वाले लोग हैं। आप देखिए अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि राजभर जी पे आत्मा आ गई है, इनको झाड़ फूक की जरूरत है। जो विदेशों में पढ़ा जो इंजीनियर कर रखा हो आज झाड़ फूक की बात करता है, तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दौरे की क्या बात है? और रही बात सरकार चाहे बसपा की रही हो, लेकिन दयाराम भार्गव जी उसी मिथक को तो तोड़ा है, उसी मिथक को तो तोड़ा है अखिलेश यादव ने। सरकार मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना योगी सरकार ने मिथक को तोड़ा है। जैसा कि अभी अखिलेश यादव जी ने वो प्रकाश राजभर के लिए कहा था कि इनमें आत्मा आ गई है, झाड़ फूक की जरूरत है। अरे पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, आपको इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात कोई भी सरकार हो आस्था जी वो काम सरकार के खिलाफ, पूर्ववर्ती सरकार भी काम करी है, ये भी सरकार काम करी है। अगर आपने बढ़िया काम किया था तो आपको सीटें क्यों नहीं आई? लेकिन अनुराग भदौरिया जी केवल धारा प्रवाह बोलने का काम करते, सुनने का काम करते। सरकार से कोई शिकायत नहीं है, उनको समाजवादी के चौक पे कहना चाहते हैं। अरे तो अब गठबंधन थोड़ी है जो आपके फेवर में बोलेंगे, आपको मजबूरी थोड़ी है अनुराग जी उनकी। ये बीजेपी आप छुट्टी जारी कर चुके हैं उनके नाम, अब कोई मजबूरी थोड़ी है, जहां दिल करेगा सुभाष पर जाएगी। किसी ने नहीं क्यों दयाराम भार्गव जी? वो समाजवादियों की बात गुंडा राज हुआ करता था, वो खत्म हुआ है, उसको मैं स्वीकारता हूँ। लेकिन इसके साथ में गाँव गरीब मजदूरों की समस्याएं हैं। ठीक है चलिए, ठीक है दयाराम जी। अनुराग भदौरिया जी, दयाराम भार्गव जी ने एक महत्वपूर्ण बात ये उठाई कि अखिलेश यादव ने ओपी राजभर को झाड़ फूक करने की कभी सलाह दी थी। अब वो कह रहे हैं कि अब आप जो है ये मिथक तोड़ने का कौन सा ढोंग कर रहे हैं, नोएडा आ गए आप, क्यों जरूरत पड़ी आपको नोएडा आने की? आस्था जी एक चीज बताइए, आप जो पार्टी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा रही हो, जनता चुनती किस लिए कि आप जनता की आवाज उठाओ। अरे सरकार अच्छे कार्य करेगी तो आप झूठे थोड़े न बोलेंगे। उठा रहे ये समाजवादी पार्टी की सरकार तो नहीं है ना जो कार्य ही नहीं करती थी, सिर्फ ऐसे झूठे पुलाव खिलाती थी। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें सज्जन आदमी सीना चौड़ा करके चल रहा है और अपराधियों की कमर टेढ़ी हो गई। भदौरिया साहब, सज्जन आदमी जो है वो सीना चौड़ा करके चल रहा है, अपराधियों की कमर टेढ़ी हो गई। तीन लोग एक साथ बोल रहे हैं, सवाल अनुराग भदौरिया से किया था मैंने, आप तीनों लोग एक साथ बोल रहे हैं। शांत रहिए एसएन सिंह। दयाराम भार्गव जी, आपने बात रख दी, आपने आरोप लगा दिया, उसका जवाब अब अनुराग जी को देने दीजिए। बोलिए अनुराग जी। देखिए, मैंने आपको बोला पहले आस्था जी, जब जैसी आपने डिबेट शुरू की, मैंने कहा 4 बीजेपी के प्रवक्ता हैं और मैं अकेला जनता का प्रवक्ता हूं, समाजवादी का। आप भी भाजपा में शामिल हो गए क्या? बात कर, अब आप चुप तो रहिए, बोलने तो दीजिए आप। तो मैंने चार आपने कहा, मैंने कहा मुझे तो 4 विंडो में आप बोलने दीजिए भाई, क्यों बीच में टोक रही हैं? आपको दिक्कत है, मैंने इसलिए 4 बोले ना। मैंने कहा कि वो देखिए वो भी आरोप समाजवादी के ऊपर है, समाजवादी पे बता रहे हैं।
ये अपना भूल जाते हैं कि जवाब दे प्रधानमंत्री दीजिए। ने काला जादू की, काला टोना की बात की थी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ये, और कुछ नहीं। इनके पास कुछ है नहीं ना, जनता एक बात बताइए, बी टीम तो आपने बनाई थी ना, गठबंधन तो आपने किया था, भाजपा की स्क्रिप्ट कैसे पढ़ने लग गए लोग? मैं क्या कह रहा हूँ, आजकल वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं, जनता की आवाज नहीं उठाते, महंगाई जिस तरह से यहाँ पे नकल माफिया उस पर आवाज नहीं उठाते, समाजवादी की बात करते हैं, जनता सब कि आप समाजवादी की बात करते हो, सरकार से मलाई खा रहे हो, ये पढ़ते हो, सरकार की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, जनता की आवाज उठाओ ना कि महिला पे अत्याचार हो रहा है, 15 साल बच्ची के साथ अन्याय हो गया संबंध में, ठीक है, ऐसे डांटिए तो मत एक दूसरे को। अन्याय हुआ, सीओ डीआईजी ने सुना ठीक है, तर्क वितर्क करिए, आप ऐसे डांटिए मत जयराम भार्गव जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आज आप डंडा वंडा लेकर आए हैं और आप एकदम, ठीक है, शांत हो जाइए। मनीष गुप्ता हमारे बीच में, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी लोगों ने बात रखी। दयाराम मिलने चले जाते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन आप बताइए आप कितनी बार मिलने गए? शांत हो जाइए। आज पता नहीं, एक तो आप डंडा लेकर आए हैं और जब से आए हैं आप विंडो में भी डंडा दिखा रहे थे और अभी आप बिल्कुल उसी अंदाज में बोल रहे हैं कि आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप पता नहीं क्या करेंगे। बात आ गई है आपकी। मनीष गुप्ता जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, गाजियाबाद आए, बुलंदशहर आए, सरकार के कामकाज गिनवाए, कई परियोजनाएं। अखिलेश यादव भी 10 साल बाद आए हैं नोएडा और यहां आकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने इतना गर्मजोशी से स्वागत किया है कि आज तक ऐसा स्वागत देखने को नहीं मिला। लेकिन यहां से सरकार पर उन्होंने कई वार किए। उन्होंने चोरी लूट का मसला उठाया, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को घोटाला बताकर उस मुद्दे को सामने रखा जनता के। तो मतलब आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर नोएडा में आकर किया है। यहां से क्या संदेश जाएगा? योगी भी नोएडा में, अखिलेश भी नोएडा में? मैं समझता हूं अखिलेश यादव जी अगर नोएडा आए हैं, अच्छी बात, उन्होंने मिथक तोड़ दिया है। और ये बात तो सच है कि वो अपने समर्थकों में जोश भरने का प्रयास कर रहे हैं। पर क्यों? मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से अभी अनुराग भदौरिया जी ने गिनाया कि हमने ये मेडिकल कॉलेज बनाया, ये मेडिकल कॉलेज, ये रोड बनाई, मुझे लगता है अखिलेश यादव जी इस समय देश में पीएम के कैंडिडेट हैं और उन्हें छोटे इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन लड़ने भी नहीं चाहिए और उन्हें लोकसभा की तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और वो अभी चर्चाओं में इस तरीके की बात आ रही थी कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा, ममता कह रही थी हम होंगे, तो अखिलेश जी का नाम भी पीएम के कैंडिडेट में आ रहा है। तो ऐसे में अगर वो जोश भर रहे हैं तो गलत क्या। और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अपना गेम बिछाया है, 80 सीटों पर जिन पर जाट वोटों का प्रभाव है उन पर काम किया है, यानी जयंत चौधरी की काट और साधे जाएंगे जाट। अब जाटों को साध के अगर आप अपने 2024 के इलेक्शन को फोकस कर रहे हैं तो ये आपकी स्ट्रेटजी है। देखिए, बीजेपी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो 2 साल पहले से चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देती है और चुनाव बोर्ड में रहती है। तो अब योगी आदित्यनाथ चल चुके हैं। अब जहां तक आपने बात कही भ्रष्टाचार की, तो देखिए आज भी ये खबर थी कि जितिन प्रसाद ने 2 लोगों को, 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया है। एक एक करके भ्रष्टाचार पर जब बार होगा तो जनता को धीरे धीरे पता लगने लगा कि सरकार क्या कर रही है। अगर मैं यही की सही केंद्र सरकार की बात, लेकिन मनीष जी, इससे कड़ा मैसेज तो जा ही रहा है ना? आपको नहीं लगता इससे कड़ा मैसेज जा रहा है कि अगर करप्शन उजागर हुआ है तो एक्शन भी लिया जा रहा है? देखिए, बिहार में 5.5 करोड़ के इंजीनियर के पास मिले हैं और जब ये भ्रष्टाचार की रेल पेल पर तेजाब गिराया जाएगा 2023 में, 2024 की जो पटकथा वहीं लिख जाएगी। तो मैं समझता हूं अब सभी पार्टियां देख रही हैं हमारे यहाँ कौन कौन भ्रष्ट है और उन्हें कहीं कोई और ना पकड़ ले, बचने की तैयारी है और मैं समझता हूं यही बात है। ठीक है, एसएन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे, बोले एसएन सिंह। देखिए आस्था जी, अपराधी और अपराध करने वाले तो हर कालखंड में रहे हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण का कालखंड हो, भगवान राम का कालखंड हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। लेकिन देखा यह जाता है कि किसके कालखंड में अच्छा दंड दिया जाता है। इनके कालखंड में जब कोई अपराध होता है तो उसमें जो बचाने वाला होता है उसको तो आप सोने के सिंहासन पे बैठा देते हैं और जिसको पुरस्कृत करना चाहिए वो एसडीएम नोएडा को आप वहां से हटा देते हैं, दुर्गा शक्ति नागपाल को, और गायत्री प्रजापति को केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में जो भी गलत कार्य करेगा निश्चित तौर पे आस्था जी वो बख्शा नहीं जाएगा। मेरा यही कहना था।
अगर कोई गलत कार्य करता आ रहा है तो ये बीज समाजवादी पार्टी के समय की बोई गई है और उनके समय के लोग आए हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि यादव सिंह की तरह जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए लोग, उस तरह भ्रष्टाचारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ी होने वाली है। जो भी भ्रष्टाचार करेगा, अभी हमारे एक बड़े भाई ने कहा, अच्छी बात है, उन्होंने किया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके पहले पीडब्ल्यूडी में जो लोग थे उनको भी हटाया गया, 4 लोगों को हेल्थ में हटाया गया। मुख्यमंत्री जी द्वितीय कार्यकाल में आते ही डीएम सोनभद्र को सस्पेंड कर दिए। अनुराग भदौरिया से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अनुराग जी, करप्शन अगर उजागर हो रहा है तो सरकार का ये दावा हम ताबड़तोड़ एक्शन ले भी रहे हैं, तो क्या ये भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं है? क्या आप इसका भी विरोध करते हैं या इसमें भी आपको कोई गड़बड़ी नजर आती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, वो हटा नहीं। गायत्री प्रजापति से ज्यादा है। टार्च बार के नोएडा में जो दिखाया जाता था कि ये माल आपका है, जमीन आपकी है, उससे ज्यादा है। मैंने क्या गुनाह किया है? अरे आप गुनाह नहीं किए, आप नवरत्नों में से बात सुन लीजिए अनुराग जी की। नहीं, आप 1 विंडो में कर दीजिए ना, ये पक्षपात क्यों भाई? जब वो आप बोलिए, आप अपने आप आ जाएंगे। नहीं, धीरे धीरे जैसे तर्क बड़ा होगा विंडो भी बड़ी हो जाएगी। बोलिए अनुराग के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सवाल भारतीय जनता पार्टी अब दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी और लखनऊ की भारतीय जनता पार्टी, ये साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी इसलिए दौड़े दौड़े वहां पश्चिम में जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम का अध्यक्ष बन गया, जो मुख्यमंत्री को नहीं पूछ रहा है। अब तक क्या मुख्यमंत्री और अध्यक्ष जी की मुलाकात हुई? क्या अध्यक्ष दिल्ली में है आपके, मुख्यमंत्री गाजियाबाद में, क्या मुलाकात हो गई? जरा बता दीजिए मुझे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और वो प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष वहां पे, लेकिन मुलाकात नहीं है। ये तलवारें तनी हुई हैं। दिल्ली का बीजेपी है, वो दिल्ली की बीजेपी के अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश की बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बने, वो दिल्ली से बनाए गए हैं। इसलिए तलवारें साफ दिखाई पड़ रही हैं। वो अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम के प्रदेश अध्यक्ष बने तो ताकत दिखाने के लिए वहां पहुंचे हैं, और उनके जो प्रदेश थे वो दिल्ली में बैठे। तो ये इनके आपस में ही तालमेल नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े चले, जनता का क्या भला करेंगे? जनता के बारे में देखिए हालत। अनुराग जी, आपसे तालमेल ना होने का आरोप, दिल्ली यूपी की पॉलिटिक्स का आरोप तो आप लोग चुनाव में भी लगा चुके हैं। तब और बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? अभी भी है, मुद्दा है, चिंता मत कीजिए, ये मुद्दा है। और आप भी जानती हैं कि दिल्ली की बीजेपी लखनऊ की बीजेपी में कोई तालमेल नहीं है। अरे सारे लोग जानते हैं कि पहले वाली समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश यादव की समाजवादी है। ठीक है अनुराग जी, 1.5 मिनट बचा है मेरे पास। एसएन सिंह जवाब देंगे इसका। देखिए आस्था जी, इनको तो ये समझना होगा कि इनके समय में लूट की छूट होती थी, और गांव में एक कहावत है, जो अच्छा आदमी होता है सबसे पहले अपने घर को देखता है। आज जो समाजवाद की जो पार्टी थी, जो जिसको लोहिया चर्चा किया था, आज एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, अखिलेश यादव के नाम से जानी जाती है। अनुराग जी, आप सवाल उठाते हैं लेकिन जवाब सुनना चाहते हैं, और आपका 1 पॉइंट एजेंडा ये होता है कि जवाब जनता भी ना सुन पाए। जनेश्वर मिश्रा जी को लेकर चलते थे और तमाम जाति के लोगों को लेकर चलते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी का क्या हाल हो गया? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव और विकास। चलिए ठीक है, तालमेल नहीं है, इस तरह का आरोप सपा की तरफ से चुनावी मौसम में भी लगाया गया था, और तब तो ये कहा गया था कि भाजपा के अंदर ही लोग नहीं चाहते कि सीएम रिपीट हो। लेकिन नतीजा क्या हुआ सबने देखा। और अब एक बार फिर यूपी सरकार और संगठन, उसके बीच में तालमेल नहीं है, इस तरह की बात सपा की तरफ से कही जा रही है। लेकिन भाजपा ये कहती है, ये बताती है कि नहीं, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है और लगातार हो रही जीत इसकी बानगी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर इस वक्त फोकस जो है वो सभी सियासी पार्टियों का आ चुका है। 2022 में किसानों की नाराजगी और जाट वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण रहा, उसको पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की जोर आजमाइश अभी से शुरू हो चुकी है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं 15 सेकंड में दिन की हर बड़ी खबर।